हम लोगों ने पिछली कक्षा में बात किया था उन सारे प्रोविजंस का जो कि माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। और अभी हम लोग जिस अध्याय में हैं उस अध्याय में हम लोगों को देखना है सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइजेशन। और इस अध्याय के तहत हम लोगों ने अलग अलग कक्षा में इनके अलग अलग कंसेप्ट को, यानी कि सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइजेशन, सामाजिक न्याय और वंचितों से जुड़ा हुआ अलग अलग पहलू जो भी आप लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पढ़ना है वो हम लोगों ने देखा है, किया है। अब हम लोग इस कक्षा के माध्यम से इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और इसी कक्षा में इस अध्याय को समाप्त कर लेंगे। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने इन दो चित्रों को देखते हुए अपने अध्याय को पिछली कक्षा में रोका था। इस कक्षा में हम लोग यहीं से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की। अभी हम लोग जो है वो पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पृष्ठ संख्या 174 पर हैं और इसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन सारी चीजों की जो हम लोग को और इस अध्याय में अपने पाठ्यक्रम और पुस्तक के अनुसार पढ़ने हैं। लिखा हुआ है देयर इज अ नीड टू रिमूव द कॉजेज विच लीड द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द ग्रुप। यह जरूरत है उन सारे कारणों को हटाना जिसके कारण से लोग जो है वो वंचित बनते हैं या फिर वंचितों की वर्ण में वो जाते हैं, कैटेगरी में जाते हैं। कास्ट सिस्टम इज पिक्यूलियर इन इंडिया ओनली, इट बिलीव्ड इन इक्वालिटी। कास्ट सिस्टम जो है ये भारत में सबसे ज्यादा है और इससे इनइक्वालिटी, असमानता आता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि बी आर अंबेडकर, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वाज फर्म टू एंड द सोशल डिस्क्रिमिनेशन। जिनको हम लोग संविधान का निर्माता मानते हैं, जो कि एक सदस्य थे, चेयरमैन थे, यानी कि मुख्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, वो चाहते थे कि ये सारा जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो भेदभाव है सामाजिक स्तर पर, सामाजिक जो भेदभाव है, अछूत वाली जो चीजें हैं, इन सारी चीजों का खात्मा हो, क्योंकि वो खुद इसी वर्ण से आते थे। द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एम एट सोशल वेलफेयर स्टेट। जो हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है, यानी कि हमारे संविधान का जो लक्ष्य है, वो भी यही न कहता है कि जो सोशल वेलफेयर है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, सामाजिक हित जो है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। तो सामाजिक हित तो तभी ना होगी जब समाज के सब लोग को हम एक मानेंगे, लेकिन यहाँ पर तो सबको अलग अलग माना जा रहा है। तो अमॉन्ग 6 फंडामेंटल राइट, हम लोगों को 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हुए हैं, जो हम लोगों ने दूसरे अध्याय में देखा था। 6 मौलिक अधिकार की बात हम लोगों ने की थी, जिसमें राइट टू इक्वालिटी हैज बीन प्रोवाइडेड, जिसमें एक अधिकार जो है समानता का अधिकार भी दिया गया हुआ है। लिखा हुआ है आगे, द गवर्नमेंट फॉलोड रिजर्वेशन फॉर SC/ST। जो सरकार है वो SC/ST के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान लाई हुई है, यानी कि हमारे सरकारी तंत्र के माध्यम से भारतीय समाज में SC/ST के लिए आरक्षण, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण चल रहा है। दिस वाज फॉलोड टू करेक्ट द मिस्टेक दैट वाज डन सेंचुरीज अगो बाय द अपर कास्ट। यह आरक्षण इसलिए दिया गया है या फिर यह आरक्षण उस गलत प्रैक्टिस का नतीजा है जो कि बहुत वर्षों तक या बहुत साल पहले और अभी भी अपर कास्ट के द्वारा, यानी कि तथाकथित ऊंची जाति के द्वारा नीची जाति को प्रताड़ित किया जाता रहा है। उसी को बचाने के लिए, उसी से बचाने के लिए निचली जाति को, यानी कि तथाकथित निचली जाति को आरक्षण देने का प्रावधान दिया गया हुआ है। ऑल्दो द रिजर्वेशन पॉलिसी इज एन एक्सेप्शन ऑफ द इक्वालिटी रूल, इट इज स्टिल कंसिडर्ड एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ इक्वालिटी। अभी भी हालांकि रिजर्वेशन को हम लोग एक अपवाद के तौर पर लेकर आए थे, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी मानना था कि यह कुछ वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए ही हमारे भारत में, यानी कि स्वतंत्र भारत में जब यह संविधान बना था, तो उनका भी मानना था कि यह 10 साल के लिए ही इस आरक्षण की जरूरत है। उसके बाद लोग अपने आप अपलिफ्ट हो जाएंगे, उत्थान हो जाएगा और फिर आरक्षण का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन आज भी यह आरक्षण चल रहा है, यहाँ तक कि आरक्षण और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि
अब हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो राजनीतिक ढांचा है, वो वोट बैंक यानी कि किसी एक जाति और धर्म पर आधारित हो जाता है एक पॉलिटिकल पार्टी, और फिर उसको लुभाने के लिए आरक्षण, फिर आरक्षण के ऊपर आरक्षण, उसके ऊपर आरक्षण, ऐसे आरक्षण जो है ये बढ़ता जा रहा है। तो ये जो आरक्षण जो खुद दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था कि ये कुछ समय के लिए जरूरी है, इसके बाद इसको खत्म कर देना होगा, यह आरक्षण अभी भी चल रहा है और यह चलता रहेगा, जैसा हम लोग का पॉलिटिकल सिस्टम दिख रहा है। क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के पास यह इच्छा शक्ति नहीं दिखती है कि वह इस आरक्षण को समाप्त कर सके, क्योंकि अगर किसी को दिखती भी, अगर किसी को लगता भी है कि वो आरक्षण को समाप्त कर सकता है, करेगा, तो उसका एक बयान या एक छोटा मोटा बयान, थोड़ा बहुत बयान भी पूरे राजनीतिक स्थिरता को अस्थिरता में ला देती है, या फिर कहें तो लोगों का मतदान जो है वो प्रभावित हो जाता है। तो जिसके कारण से पॉलिटिकल पार्टी जो चाहती भी है कि रिजर्वेशन को कम किया जाए, खत्म किया जाए, या फिर इस पर संशोधन किया जाए, वो भी बाद में जाकर कहती है कि नहीं, रिजर्वेशन को हम भी रखेंगे, क्योंकि उसको पता है कि अगर रिजर्वेशन को हटाने की बात होगी, हालांकि रिजर्वेशन हटाना एक सकारात्मक पहलू है, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगले को पता है कि अगर हम ये सारा कुछ करेंगे तो हम ही नहीं रहेंगे, तो फिर रिजर्वेशन और सत्ता ही नहीं रहेगी, तो फिर क्या रिजर्वेशन और क्या ये चीजें। तो सत्ता को बचाने के लिए रिजर्वेशन जो जैसे चल रहा है, जब जनता ही नहीं चाहती है कि उनको रिजर्वेशन हटाकर वो खुद से आगे बढ़े, तो हमें क्या दिक्कत है, हम तो ऐसे भी सत्ता में रहेंगे, तो सत्ता सुख, पैसे का सुख, शक्ति का सुख मिलेगा ही, तो हमको भी कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है, जो पॉलिटिकल पार्टी हटाना भी चाहती है, वो बाद में कहती है कि नहीं हटाएंगे, आजीवन रखेंगे। रखिए आगे, रिसेंटली देयर इज अ डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर आल्सो। अब तो ऐसा हो गया है कि अब निजी संस्थानों में भी और निजी क्षेत्रों में भी रिजर्वेशन की मांग उठने लगी है। हाउएवर रिजर्वेशन कैन नॉट एक्सीड 50% एज पर रूलिंग गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। हालांकि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार। 50% भी बहुत होता है। भीमराव अंबेडकर खुद कहते कि 10 साल में 0% कर दो, 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। और अभी कुछ राज्यों में देखेंगे तो ये तो 60-65% हो चुका है। और अगर उनको लगता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, ये तो हमने तो 50% ही रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले को पलटने की शक्ति जो है उन लोगों को दी गई हुई है भारतीय संविधान में। तो ये उसको भी पलट के अपने विधानसभा में या अपने लोकसभा में पलट के और उसको भी सही कर लेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए शाहबानो केस में और अलग अलग केसेज में। अब शाहबानो केस क्या है, ये सारी चीजें हम लोग को जब देखना होगा तब देखेंगे, लेकिन यहाँ पर बस इतना जान लेते हैं कि इस शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अपने संसद में पलटा गया। एक दुनिया का, भारत का नहीं दुनिया का एक ऐतिहासिक एक मसला है, एक ऐतिहासिक मामला है। तो उसी तरीके से रिजर्वेशन जो है 50% से ऊपर भी अगर बढ़ जाता है तो उसको भी स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पार्टी और देश की रूलिंग पार्टी जो है उसको सही कर सकती है, क्योंकि संविधान के द्वारा दिया गया ही शक्ति है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के शक्ति के अनुसार, वोटिंग के अनुसार बदल सकती है। आगे, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ये तो हम लोग जानते हैं, अलग अलग कक्षाओं में हम लोगों ने देखा भी है कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सबसे बड़ा लोकतंत्र का मतलब है कि सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर मतदान करते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में आबादी ही 142 करोड़ है, तो यहाँ पर तो मतदान होगा ही होगा। जो दूसरा आबादी वाला देश है सबसे ज्यादा, जो 141 करोड़ 140 करोड़ के साथ है चीन, वो तो लोकतांत्रिक है ही नहीं। जो तीसरा आबादी वाला देश है जो लोकतांत्रिक है, उसकी आबादी ही मात्र 35 करोड़ है। तो कहाँ 35 करोड़ अमेरिका की तीसरा आबादी वाला सबसे बड़ा देश जो लोकतांत्रिक है, और कहाँ आबादी भारत की 142 करोड़, 107 करोड़, तो ऐसे ही अंतर है। तो यहाँ पर तो भारत तो सबसे बड़ा होगा ही लोकतंत्र का देश, और सबसे पुराना जो लोकतांत्रिक देश है वो अमेरिका है। इक्वालिटी इज द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इक्वालिटी जो है वो आधार है किसी भी देश का या फिर हमारे देश के आर्थिक विकास का। डेमोक्रेसी कैन नॉट बी सक्सेसफुल इफ एनी ग्रुप इज इग्नोर्ड और ट्रीटेड इलीगली, या
यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र तब तक सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा, तब तक उसको सफल नहीं माना जाएगा जब तक समाज का कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी वर्ग जो है वो वंचित हो, उसको सही तरीके से उसका मौलिक अधिकार न दिया जा रहा हो, ये सारी चीजें हो, अछूत माना जा रहा हो, तो ये काहे का लोकतंत्र। द पीपल ऑल्सो हैज टू चेंज देयर मेंटेलिटी, लोगों को भी अपनी मानसिकता बदलनी पड़नी चाहिए। लोगों को भी ये अछूत, दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, खुद को बहुत ऊपर मानना, दूसरे को नीचा मानना, ये सारी चीजों को बदलना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा जो लोकतंत्र, तो छोटी मोटी चीज है, लोकतंत्र रहे या न रहे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मानवता रहना चाहिए। तो मानवता से लोकतंत्र बना है, लोकतंत्र से मानवता नहीं बना। तो चीज ये है कि मानवता में सब लोग जो है वो बराबर होने चाहिए, कौन बड़ा कौन छोटा ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोग अपना मन बदले तब ना, लेकिन लोग अपना मन नहीं बदलते, लोग अभी भी अनटचेबिलिटी मुंह पर, वो भले ही वो कहते हैं कि मैं अछूत या फिर छुआछूत को नहीं मानता, लेकिन उनकी मानसिकता जो है वो दोहरी हो जाती है, उनका विचारधारा, उनका बोली जो है दोहरा हो जाता है, जब वो एक तरफ कहते हैं और एक तरफ करते नहीं है, यानी कि कथनी और करनी में अंतर हो जाता है। यहाँ पर मैं एक बात फिर कहना चाहूंगा, जो मैंने एक कक्षा में और बोला था कि एक ब्राह्मण जो है, एक ब्राह्मण जो है अपने आप को सबसे ऊंचा मानता है और शूद्र को सबसे नीचा मानता है। शूद्र को बुरा लगता है कि उसको नीचा नहीं मानना चाहिए, लेकिन जब चूंकि यह मानव की यानी कि ह्यूमन मेंटेलिटी हो जाता है, तो यहाँ पर एक चीज ये हो जाती है कि जो शूद्र है, जिसको लगता है कि उसको नीचा माना जा रहा है, वो शूद्र अपने आप में एक दूसरे को नीचा मानता है। एक चमार जो है एक डोम को नीचा मानता है, वो कहता है कि ये हमसे नीचा है, तो वो एक तरफ कह रहा है कि ब्राह्मण जो है उसको इग्नोर कर रहा है या फिर उसको नीचा मान रहा है, क्षत्रिय उसको नीचा मान रहा है, वैश्य उसको नीचा मान रहा है, और जब वो उसको ऊपर आने की जब शक्ति मिल रही है या फिर मानसिक शक्ति मिल रही है, तो वो अपने से नीचे वाले को नीचा मान रहा है। तो ये भी एक दोहरापन है, ये भी एक दोगलापन हो जाता है विचारधारा का, जहां पर हम लोग एक तरफ तो कहते हैं कि हमको इल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, हम लोग के साथ सही व्यवहार नहीं किया जा रहा है, और वहीं पर हम लोग खुद ऊंच नीच में लगे हुए हैं। हम लोग खुद, एक चमार जो है वो खुद डोम से अलग रहना चाहता है, नहीं मिलना चाहता है। तो ये सारी चीजें जो है यह बताती है कि ऊंच नीच जो है यह हर जगह पर है, हर लोग कहीं ना कहीं जहां पर उनको मौका मिलता है वो ऊंच नीच करते हैं, और ऐसा जो है 90% से ज्यादा लोगों के साथ, 90% से ज्यादा लोगों की मेंटेलिटी से ये चीज जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा चीज है जिसको बदलने की जरूरत है। लास्ट लाइन जो इस अध्याय का है, दे मस्ट कंसिडर द ओन कास्ट इक्वल टू देम, अपनी जाति को सबों के समान मानना चाहिए। ये नहीं मानना चाहिए कि हम ऊंची जाति के हैं और वो नीची जाति का है। वही जब नीची जाति का व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बन जाती है, जो तब आप जब उसके नीचे आ जाते हैं तो फिर वहीं पर वो सारी चीजें सही हो जाती है। जब वो नहीं आगे बढ़ा तब वो नीचा है, जब वो आगे बढ़ गया तो हम उसके साथ बैठेंगे, उसके सामने सिर झुकाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए, हमको हमेशा सब लोगों को समान मानना चाहिए। अब हम लोग आएंगे क्विक रिकॉल पर और बात करेंगे इन 7 बिंदुओं में इस पूरे अध्याय को, जो कि हम लोगों ने अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से अभी तक देखा है। पहला बिंदु कहता है मार्जिनलाइजेशन, यानी कि वीक सोशली एंड इकोनॉमिकली ग्रुप आर इग्नोर्ड। जो मार्जिनलाइजेशन में क्या होता है कि जो सामाजिक रूप से और जो आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको वंचित कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, नजरअंदाज कर दिया जाता है। दलित, आदिवासी, SC ST OBC आर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। ये लोग जो है ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, यानी कि ये वंचित ग्रुप है, वंचित श्रेणी में आते हैं। दलित, आदिवासी, दलित को ही ST कहते हैं, दलित को ही SC कहते हैं, आदिवासी को ही ST कहते हैं। ये हम लोगों ने देखा। OBC अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड कास्ट। एट द बॉटम इन द कास्ट सिस्टम नॉट कंसिडर्ड इक्वल। अगर हम कास्ट सिस्टम के तह तक जाएं
तो ये यही है कि कास्ट सिस्टम जो है असमानता को फैलाता है, समानता नहीं है वहां पर। अब बना ही वो असमानता के लिए, उसका आधार ही असमानता है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर एससी, एसटी, ओबीसी एंड वुमेन, महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को, अन्य पिछड़ा वर्गों को संविधान के द्वारा स्पेशल प्रोविजन दिया गया हुआ है। ऑल सिटीजन आर इक्वल एंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, सारे लोग जो है वो इक्वल हैं और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, रंग के आधार पर, रूप के आधार पर, लंबाई के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या किसी भी आधार पर। अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड, अनटचेबिलिटी जो छुआछूत है, अछूत वाला जो कंसेप्ट है इसको खत्म होना चाहिए, खत्म करना चाहिए। इंडिया इज सोशल वेलफेयर स्टेट एज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के प्रीएम्बल में ये लिखा हुआ है कि भारत जो एक सोशल वेलफेयर स्टेट है, भारत एक सामाजिक फायदा वाला, सामाजिक उत्थान वाला देश है और ये सारी चीजें होनी चाहिए, सामाजिक हित होनी चाहिए, सामाजिक हित वाला देश है। रिजर्वेशन टू एससी, एसटी, ओबीसी एंड एज रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन दिया गया हुआ है एससी, एसटी, ओबीसी को और इनको उम्र में भी छूट यानी कि रिजर्वेशन दिया गया हुआ है। खत्म होता है यह अध्याय। अब एक्सरसाइज है, यह आप लोगों को करना है जो कि मैंने इस अध्याय में पढ़ाया है, उसी अध्याय के आधार पर यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे जो कि पृष्ठ संख्या 174 और 175 में आपको मिलेगा। पहला है, यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं, पांचों के 4-4 विकल्प हैं, जो सही है उसको टिक करना है। दूसरे में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यहाँ पर 6 प्रश्न दिए गए हुए हैं, अलग अलग जगह पे खाली जगह दिया हुआ है उसको भरना है। तीसरा है सही गलत, 5 वाक्य दिए गए हुए हैं, पांचों को पढ़ना है और पांचों वाक्यों में अलग अलग पढ़ना है, अलग अलग बताना है कि यह एक एक वाक्य जो है वो सही है या गलत है। सही है तो टी, गलत है तो फॉल्स, एफ। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए गए हुए हैं, इन चारों के उत्तर एक एक लाइन में देना है, एक एक वाक्य में देना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी 4 प्रश्न दिए गए हुए हैं, इसके भी उत्तर 2 से 3 लाइन में वाक्य में देना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं, इनके उत्तर एक एक अनुच्छेद में देना है, यानी कि 5 से 6 वाक्य में देना है। और लास्ट है क्रिएटिव एक्टिविटी, यहाँ पर 3 प्रैक्टिकल एक्टिविटी, रचनात्मक कार्य दिए गए हुए हैं, पृष्ठ संख्या 175 पर यह आप लोगों को दिख रहा है, इसको करना है। और कहीं पर भी कोई भी समस्या आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ यह अध्याय जो है यह समाप्त हुआ, पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग किसी नए अध्याय के साथ उस कक्षा की शुरुआत करेंगे।